प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इसे जल्दी जल्दी समझो, कैसे समझना है। नोट्स कहीं पे प्रिपेयर नहीं होंगे, यहाँ पर जितना अटेंटिव रहोगे उतना दिमाग में बैठ जाएगा। एक चीज मैं एग्जांपल देता हूँ। किसी को ये मालूम है कि जो वेद है, वेद, वेदास, ये आ, इनको श्रुति भी बोला जाता है पहले। यस सर। किसी को ऐसा कुछ आइडिया? यस। यस सर, मैंने और पढ़ा है इसके बारे हम्म और वेदास रिटन फॉर्मेट में भी है। श्रुति मतलब क्या होता है? बोलना। बोल के एक दूसरे, एक जनरेशन से जब दूसरी में। यस जनरेशन सर, में पास जो होते थे वे। हाँ, जो सर पुराने समय में ये कलम और कागज नहीं चलते थे, तो जो गुरुकुल होते थे वहां पे उनको बोल बोल के सिखाया जाता था, और बच्चे बोल उनको बोल सुन के। के कंठस्थ कर लेते थे, वो चीज उसे श्रुति कहते थे। बस यही। तो जो वेदा है, ये तो जो इनके जो रिटन फॉर्मेट्स में जो इनकी कॉपीज मिली हैं, इनका अगर हम वो करें, कार्बन डेटिंग करें, तो ये समथिंग हमें पता चलता है कि ये आपके क्या बोलते हैं, आर्यंस, पोस्ट आर्यन फेज में, वहां से लेकर के गुप्ता फेज के बीच में ये लिखे गए थे। ठीक है। ये तो होगा रिटन एविडेंस, लेकिन इसके ऊपर आर्गुमेंट ये भी है कि इससे पहले से ही वेद चले आ रहे थे। यानी कि ईश्वर ने मतलब अब इस पर मत जाना कि साइंटिफिक है कि नहीं, इस पर जाना कि मतलब लॉजिक क्या है कि ईश्वर ने बताया किसी को, फिर उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें, जो नॉलेज है वेदों की, ये एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को पास करी। तो हो क्या रहा है कि टीचर ने स्टूडेंट को बताया, स्टूडेंट ने अपने बच्चे को बताया, ये जनरेशन टू जनरेशन सिर्फ बोल बोल के ही वेदों का ज्ञान जो है वो पास होता था। तो आप ये समझ के देखो कि सिर्फ बोलने से और सुनने से जो चीजें तब लोग रिटेन कर सकते थे, वो चीजें आज क्यों नहीं कर सकते? हर चीज का एक रिटन फॉर्मेट होना क्यों जरूरी है? ऑब्वियसली इसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब वेदों जैसी चीज, इतनी बड़ी चीज, जब ये मौखिक रूप से बोल बोल करके एक दूसरे को याद कराई जा सकती है, समझाया जा सकता है, तो ये तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इसके लिए कौन सी मतलब वेदों जितना पढ़ना है या कुछ है? यहाँ पे कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट सुनो, वापस जाओ अपनी किताबें पढ़ो, किताबों में या नोट्स में जाओ और उधर से उसको कंफर्म करो कि जो पढ़ाया वो सही था कि नहीं, या फिर तुम्हें उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। ओके। यस, नो। यस सर। यस सर। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसके ऊपर अगर मुझे बताना हो तो ये आपकी 1960s में आई थी, ये थ्योरी। ओके। दूसरी चीज है कि ये मैकेंजी एंड पार्कर ने बनाई थी थ्योरी। फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया था, उसमें मॉर्गन और भी अलग लोग थे। तो लोग ऐसे लिख देते हैं मैकेंजी एंड मॉर्गन ने ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनाई थी। अब ये थ्योरी क्यों बनाई थी? आपको याद होगा कि मैंने बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बनी थी 1912 के आसपास। यस, नो? सबको मालूम है? यस सर, बताए। यस सर, यस बताया सर। था। ओके। तो यस। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुई, इसके बाद क्या हुआ कि ये तो रिजेक्ट हो गई। अब ये रिजेक्ट होने के बाद सब भूल गए कि भाई कोई कॉन्टिनेंट करके ऐसा एक जगह से दूसरी जगह में मूव नहीं करता, वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई है, कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इतना कुछ साइंटिफिकली चीजें देखने को नहीं मिली थी, ऑब्वियसली एरोप्लेन्स वगैरह का टाइम आ चुका था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सबमरीन्स का टाइम आया था, और सबमरीन्स ने समंदर के नीचे सोनार और इको का यूज करके चेक करना शुरू किया, और पता चला कि जो समंदर के नीचे की सरफेस है, यानी ओशनिक फ्लोर है, ओशन फ्लोर बोला जाता है इसे, क्या बोलते बोलते हैं? ओशन फ्लोर। तो ये ओशन फ्लोर को जो ये लोग पहले से फ्लैट समझते थे, वो फ्लैट ना होकर के उनकी शेप ऊपर नीचे आड़ी टेढ़ी, यानी अनड्यूलेटेड सरफेस है। तो जब ये पता चला तो फिर ये सवाल उठा कि ये क्यों है ऐसी। फिर इसके लिए स्टडीज शुरू हुई, और फिर स्टडीज शुरू होने के बाद मतलब फीचर्स पता चल गए, लेकिन इसके पीछे लॉजिक निकालना शुरू हुआ कि क्यों है। ये वाला फेज यहाँ पे चल रहा था। साइमल्टेनियसली इसी टाइम पे क्या हुआ कि हैरी हेस हैरी हेस और आर्थर होम्स, इसी टाइम पे क्या हुआ कि हैरी हेस और आर्थर होम्स, ये दो लोग थे, इन्होंने अपनी अपनी एक थ्योरी दी। हैरी हेस ने दी, अ, हैरी हेस
आर्थर होम्स सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और हैरी हेस ने दी थी कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो तो दो थ्योरी आई, इन दो थ्योरी का यूज करने के बाद लोगों का थोड़ा दिमाग घुमा कि यार इसने जो बोला प्लस हम ये जो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं ओशन के नीचे, इन तीनों का कोई ना कोई तो रिलेशन है। और जब इन तीनों का रिलेशन बनाया गया तब वो पता चला कि उन्होंने एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का बैकग्राउंड तैयार कर दिया है। और इन चीजों को जोड़ करके इन लोगों ने, मैकेंजी एंड मॉर्गन पार्कर, इन लोगों ने मिलकर के इस थ्योरी को बना दिया। ये हो गया आपका एक क्या कहते हैं समरी। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हुआ क्या, हैरी हेस ने जो दी थी कन्वेक्शन करंट थ्योरी, इसको देखते हैं क्या कहती है। हैरी हेस कन्वेक्शन करंट थ्योरी। तो किस किस को मालूम है कन्वेक्शन करंट के बारे में? अरे भाई ऐसे मत शांत हो यार, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में आपको बताया था मैंने, उससे पहले ही बताया था कन्वेक्शन करंट। सर जो ओशन के नीचे से जो रेज आती हैं वो। रेज नहीं, हाँ लेकिन बहुत सही। मैंने आपको बताया था एक बीकर का अच्छा। एग्जांपल देख करके कि अगर मैं यहाँ पे पानी उबालूं, इसमें पानी डाल दूं, तो होगा क्या कि इधर का जो लेयर है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये पहले गर्म होंगे, इधर के बाद में गर्म होंगे, बिकॉज हीट डायरेक्टली इधर इतने एरिया में पहले ट्रांसफर हो रही है। फिर होगा क्या कि ये गर्म होने के बाद ये ऊपर उठेंगे, बिकॉज इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने के बाद ये ऊपर उठने के बाद जब ये ऊपर की लेयर तक पहुंचेंगे तो क्या होगा कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पे डेंसिटी बढ़ चुकी होगी, यानी ऊपर जाके थोड़े से कंपैरेटिवली ठंडे हो जाएंगे ये मॉलिक्यूल्स। और जब ये मॉलिक्यूल्स ठंडे हो गए तो ये फिर वापस आके नीचे सेटल होंगे, ये भी वापस आके नीचे सेटल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक साइकिल बना रहे हैं ऐसे ही। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। और जो ये साइकिल बन रहा है इसे करंट बोलते हैं। तो कन्वेक्शन करंट। तो हैरी हेस ने बोला कि जिस तरीके से ये हो रहा है उसी तरीके से अर्थ सरफेस के नीचे भी हो रहा है। यदि अर्थ सरफेस के नीचे एस्थेनोस्फेयर है, यानी अपर मेंटल मोल्टन स्टेट में है कि सॉलिड स्टेट में है? बताओ। क्या क्या कहा सर आपने? अपर मेंटल मोल्टन स्टेट में है कि सॉलिड स्टेट में है? सर मॉर्टन में है। अपर मेंटल मोल्टन स्टेट में है। तो होगा क्या कि जो नीचे का मैग्मा है ये गर्म ज्यादा होगा इस वाले मैग्मा से, ऊपर वाले से। तो ये राइज करना शुरू करेगा। राइज करने के बाद इधर जब पहुंच जाएगा तो इधर इसका थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा। कम होने के बाद ये भारी होगा, और भारी होने के बाद ये वापस नीचे आना शुरू कर देगा। ऐसे ही इधर से भी ऐसे ही होगा। तो ये क्या हो रहा है, एक कन्वेक्शन करंट जो यहाँ पे बना के दिखाया था वही चीज यहाँ पे अर्थ के नीचे हो रही है। तो बस हैरी एस ने बोला था कि इस तरीके का कन्वेक्शन करंट अर्थ के नीचे है, और एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ये हो गई आपकी अर्थ की सरफेस, और इसके नीचे ये जो आपका अपर मेंटल है इतना एरिया, ये जो अपर मेंटल है, तो इधर कन्वेक्शन करंट बहुत सारे चल रहे हैं ऐसे। ठीक है। तो ऐसे सर बहुत सारे मुझे एक कन्वेक्ट। बात समझ नहीं आ रही। हाँ जी। सर जैसे आप उस दिन अर्थ की जो अंदर की जो संरचना है आप उसके बारे में पढ़ा रहे थे, तो उस दिन भी हम्म। मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन आपका रिदम ना टूटे इसलिए मैंने पूछा नहीं था। सर बोलो। जैसे आप उस दिन कह रहे थे कि पूरी डेप्थ में जाके तो कोई पता नहीं किया कि मतलब अंदर इसकी जो रियल में जो क्या क्या है अर्थ के अंदर पूरी, मतलब जो कोर है अंदर तक वहां तक कोई नहीं जा पाया। तो हम्म। सर इन लोगों ने क्या सर ये अंदाजा लगाया था कि इनको कंफर्म पता है कि कितना एरिया जो था वो नीचे तक वो लिक्विड फॉर्म में है, कितना मेल्टेड फॉर्म में है, कितना सॉलिड फॉर्म में है? ये पता कैसे किया उनने? बेटा मेरे को याद है, आपको आपने वो क्लास अटेंड की थी जहाँ मैंने पी वेव एस वेव के बारे में बताया था? हाँ सर की थी ना, की थी। हाँ, सिस्मिक वेव्स के बारे में, है ना?
तो इन्हीं हाँ सर, वेव्स का की यूज थी करके मैंने। पता किया था कि कौन सी सरफेस कितना अंदर है। अब मैं आपको बिल्कुल फॉर्मूला बताने लग जाऊंगा तो वो आपका पहली बात तो ज्योग्राफी से नहीं सर, रिलेटेड नहीं मुझे है। मुझे याद आ गया सर। आप मत बताइए, मुझे समझ में आ गया ये। मैं उसमें देख लूंगी एनसीईआरटी में, आप पढ़ाइए आगे। ओके, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ से आपको जो रेस गई थी, जो पी वेव गई थी, हम्म। इस तरीके का बिहेवियर देखने मिला था पी वेव का, और एस वेव का ऐसा मिला यस था, सर। है ना। तो ये क्या है, यहाँ से इनको एक एंगल पता चल हाँ गया कि कितने एंगल पे हमें मिला। अब यही एंगल का यूज करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मेरे को 100, अगर मेरे को यहाँ पर वेव मिल रही होती 180 डिग्री पे, तो यानी कि मेरी वेव क्या गई है, सीधी गई है ना। हाँ लेकिन सर। यहाँ पे मेरे को मिल रही है 104 डिग्री पे, तो यानी कि मेरी वेव अंदर जाके क्या है, मुड़ी है। तो जब मुड़ी है तो इससे अंदाजा लग जाता है कि कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड में और कितना डायरेक्शन में डिफरेंस आया। उसका यूज करके पता चल जाता है कि अंदर कहीं ना कहीं जो मटेरियल है उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, और कितनी गहराई पे चेंज हो रही है। बस एक बार गहराई नापनी है, वही चार जगह से कंफर्म करनी नहीं है। तो जब पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे 800 किलोमीटर के बाद अपनी जो वेव है वो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी, इधर से भी 800 किलोमीटर पता चल रहा है, इधर से भी, या फिर इधर से भी ऐसे ही, तो इधर से एक समझ लिया जाएगा कि 800 किलोमीटर के बाद स्टेट चेंज होगी, और उसी के हिसाब से लेयर का पता चल गया। ठीक है, ये हो गया आपका पी वेव एस वेव। हम बात कर रहे थे कन्वेक्शन करंट की। तो हैरी हेस ने कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी, उन्होंने ये बताया कि ये चीज हो रही है अर्थ के नीचे। इसे कुछ एविडेंसेस दिए, वो हमारे काम के नहीं है, बस हमारे लिए इतना काफी है समझना। इसके बाद आ जाते हैं आर्थर होम्स सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो नीचे समुद्र के नीचे आपको जो सरफेस है वो आपको प्लेन ना दिख करके ऐसी ऐसी दिख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हैरी हेस ने बताया कि कन्वेक्शन करंट चल रहा है नीचे, तो ये सिर्फ नीचे, अर्थ के नीचे चल ही नहीं रहा, ये अर्थ की सरफेस जो है ना, ये इसको तोड़ भी रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो ये इतने एरिया को पहले वीक बना रहा है। जब इतने एरिया को वीक बना रहा है तो इसको पहले पतला कर दिया, फिर और वीक किया तो और पतला कर दिया, और अल्टीमेटली इसमें क्रैक डेवलप हो जाएगा। और क्रैक डेवलप होने के बाद ये जो प्लेट है ओशन के नीचे की, ये टूट जाएगी। और ये टूटने के बाद हमारा को पता है कि कन्वेक्शन करंट यहाँ से तो ऊपर गया, फिर यहाँ से साइड भी गया, तो जब ये साइड में जा रहा होगा ऐसे, तो इस प्लेट को भी ये इस तरफ धक्का देगा। ऐसे ही कन्वेक्शन करंट, ये ऊपर गया, ये जब साइड में जा रहा होगा ऐसे, तो ये इसको भी धक्का देगा। तो हो क्या रहा है कि प्लेट्स जगह बना रही हैं, यानी ये गैप क्रिएट हो रहा है प्लेट्स में। और ये गैप से क्या होगा, लावा बाहर आ रहा है, मैग्मा लावा में फॉर्म हो रहा है। यानी कि जो मोल्टन रॉक्स हैं अर्थ के नीचे, वो सरफेस पे आ रही हैं ओशन पे। जब ओशन की सरफेस पे आ रही हैं तो इधर ही आके ये डिपॉजिट हो रही हैं, क्योंकि प्लेटों को धक्का दिया जा रहा है बार बार। तो हो क्या रहा है कि पहला डिपॉजिट यहाँ हुआ, कुछ समय बीता, तो ये जो डिपॉजिट जो हुआ था ये थोड़ा पीछे आ गया, क्योंकि प्लेट तो बराबर मूव कर रही है ना इस डायरेक्शन में। तो ये वाला इस तरफ था, ये इधर ना आकर होकर के कुछ समय बाद ये थोड़ा सा लेफ्ट में आ गया। ऐसे ही उधर वाला भी राइट में आ गया, इधर से ही ये वाला इधर राइट में आ गया। आ रहा है ना सबको समझ में, यस नो। यस सर, आ रहा है। अब ये यस जब सर आ साइड में रहा आ है। गया, गुड, तो ये सब साइड में आ गया, तो साइड में आने के बाद फिर से जो लावा है वो बाहर आएगा, तो फिर इधर से एक डिपॉजिट बनाएगा, नया डिपॉजिट करेगा। फिर कुछ समय बाद ये साइड में आ जाएंगे, फिर नया लावा डिपॉजिट होगा। तो ये जो डिपोजिशन हो रहा है लावा का, इस वजह से जो अर्थ, ये जो नीचे की सरफेस है, ये फ्लैट ना हो करके ये ऐसी ऐसी दिख रही है। लेकिन ये सारे अर्थ के सरफेस जितने भी तरीके के लैंडफॉर्म्स दिखते हैं, ये उन सभी को एक्सप्लेन नहीं करता है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करता है मिड ओशियनिक रिज को। याद है आप लोगों को मिड ओशियनिक रिज क्या होती है? देख यस लो, सर। कोई याद नहीं करता।
चलो अच्छा ठीक है, गुड। याद कुछ बच्चों को है, कुछ को पता नहीं। ये हो गया आपका वर्ल्ड मैप। और इधर क्या है, प्लेट्स हैं। ये जो प्लेट्स में डिवाइडेड हैं वो कैसी हैं, प्लेट्स जो हैं वो इस फॉर्मेट में है। तो जो अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो ऐसे इस शेप में ऐसी बटी हुई हैं। ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट है। इन सभी के नाम मालूम है ना, ये कौन सी प्लेट है, ये वाली कौन सी प्लेट है, सर कोई नाम नॉर्थ सर पता है। आपने बताया था भी। सर नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है साउथ अमेरिकन, ये है अफ्रीकन, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। और ये यूरेशियन। और इस तरफ क्या है, पैसिफिक। और इधर नीचे कौन सी है, अंटार्कटिक। यस ये हो सर। गई अर्थ, अर्थ की मेजर प्लेट्स, है ना। जो जो प्लेट्स हैं ये एक नहीं है अर्थ के ऊपर, ये बटी हुई हैं, इसलिए इनके नाम भी अलग अलग है। अब हो क्या रहा है कि ये जो प्लेट है इसका ये वाला जो एरिया है इस पर फोकस करना, ये वाला। तो इधर क्या है कि ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यहाँ पे ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ, ये वाली भी इस तरफ, ये वाली भी इस तरफ। तो जब ओशियन के नीचे दो प्लेट्स दूर जाएं एक दूसरे से, तो वो मिड ओशनिक रिज बनाती हैं। यानी मिड, मिड मतलब बीच में, ओशियनिक यानी ओशियन के बीच में, और रिज, RIDGE, रिज। रिज मतलब क्या होता है, जब आप पहाड़ों में जाओगे तो देखोगे कि कहीं कहीं बार जमीन है और वो अचानक से एकदम नीचे की तरफ देखोगे तो एक बहुत लंबी खाई होती है, गहरी, है ना। पहाड़ तो ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, ऐसे प्लेट्यूस फॉर्म में, ऐसे ऐसे। तो कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो उसे यहाँ से नीचे खाई दिखाई दे रही है ना। तो इसको, इस एरिया को क्या बोला जाता है, रिज। जहां पर वर्टिकल जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है और कोई एंगल नहीं बन रहा है, यानी कि ऐसे नहीं। पहाड़ों में तो एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बना रहा है, ये वाली लाइन एक ये एंगल बना रही है, लेकिन इसमें ये एकदम 90 डिग्री है। आ रहा है समझ में, तो इसको रिज बोला जाता है। ये आपको कैनियंस पढ़ा है किसी ने, कैनियंस, कैनियंस के बारे में देखा है किसी ने। नो यस, नो, सर। कैनियंस नहीं मालूम, एक सेकंड। नो सर। ग्रेट कैनियन, किसी को अंदाजा नहीं। नो सर। नो। ग्रेट कैनियन है, ग्रैंड कैनियन है, बहुत सारे वर्ड। सर ये देख रहे यूएसए हो, में है। ये देख रहे हो जो मैं बता रहा था आपको, कि इधर कोई इंसान खड़ा हो इस जगह पे, ये उंगली दिख रही है ना, साइन। यस यस सर। सर। हाँ, तो कोई यहाँ पर अगर खड़ा होगा तो उसे ये पूरी, ये जो दिख रही है गहराई, ये एकदम सीधी सीधी दिख रही है ना, यस ये सर। यस देख रहे हो। सर। तो ये क्या है, यस सर। ये रिच है। ये एक रिच का फॉर्मेट है, मतलब रिच का एग्जांपल है। हालांकि इसे कैनियन बोला जाएगा बिकॉज ये रिवर की वजह से बन रही है, लेकिन एक इसके लिए दूसरा वर्ड अगर बोला जाए तो वो रिज होता है। रिज भी दिखाई देता हूँ, रिज कैसी होती है। जैसे मिड ओशियनिक रिज की बात कर रहा था ना, तो ये क्या है, समंदर के नीचे इस तरीके से, ये देख रहे हो, ये नीचे से, ये क्या है आपका, लावा ऊपर आया, और ये ऊपर आके ये क्या हुआ है, ये इतने में डिपॉजिट हुआ है, ये भी क्या है, डिपॉजिट हुआ है। तो ये क्या है, मिड ओशियनिक रिज बनी है। दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ, जैसे ये, तो ये क्या हो रहा है, नीचे से ये एस्थेनोस्फेयर लिखा हुआ है। यस सर। यस यस और सर। ये सर। क्या है, ऊपर यहाँ से लावा ऊपर जा रहा है और उसके बाद डिपॉजिट हो रहा है, और प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे। ऐसे ही ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो मिड ओशियनिक रिज का स्ट्रक्चर
ये देखो, मतलब ये तो बहुत माइक्रो लेवल का हो गया, जैसे ये हो गया है ना, समंदर के नीचे। तो ये क्या हो रहा है, नीचे से ये लावा ऊपर गया होगा और ये सब क्या है, इस तरफ ये डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन ये वैसा मतलब एकदम सटीक एग्जांपल नहीं, क्योंकि मिड ओशियनिक रिज बहुत गहरी होती है। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, ये देखो, ये रही, ये देखो क्या हो रहा है, ये लावा है ऊपर जा रहा है यस सर। और ये इस तरफ और मूवमेंट ये दिखाई दे रहा है जमा आपको, हो रहा है। जमा हो रहा है हाँ, प्लस लेफ्ट राइट में घूम रहा है, ये सब पानी के नीचे मूव हो रहा भी है। हो रहा है। जो मैं आपको बता रहा था कि पहली बार यहाँ पे जो डिपॉजिट हुआ वो इधर आ गया, फिर यहाँ जो डिपॉजिट हुआ वो फिर इधर आ जाएगा, और उसी बीच में इधर और डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे ही इधर जो डिपॉजिट हुआ वो इधर आ जाएगा। जब इधर आ गया तो फिर यहाँ से आएगा ऊपर लावा, फिर ये यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। तो ये पूरी की पूरी एक क्या बन गई, लेयर बन गई। आया समझ में? अच्छा। यस। तो ये वाला जो मिड ओशियनिक रिज बन रही है, ये ये पूरी बन रही है इतने में, इतने में, समझ पाए? बीच में, ओशन में, और रिज में। यहां से कोई खड़ा हो तो इधर ये देखेगा कि इधर खाई सी है। तो ये वाला स्ट्रक्चर मिड ओशियनिक रिज के जगह पे फॉर्म होते हैं। तो जब आर्थर होम्स ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी तो उसी को ही आधार मान के दी कि जो समुद्र के नीचे का जो सी का जो फ्लोर है, समंदर का फ्लोर, सी का फ्लोर, समंदर की फर्श, सी की फ्लोर, जब कन्वेक्शन करंट की वजह से मूवमेंट हो रहा है तो ये क्या कर रही है, इस तरफ जा रही है। अब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, इसको ध्यान से देखना, स्प्रेड का मतलब कहाँ से आ जाता है, सी फ्लोर तो देख लिया, अब स्प्रेड का है तो वो आपको मैंने अभी डायग्राम दिखाया ना, डायग्राम क्या, वो एक वीडियो टाइप ही थी, GIF। तो उसमें क्या हो रहा था कि ऊपर गया, डिपॉजिट हो गया। अब इधर जब डिपॉजिट हुआ, एक ही साइड का देखना बस, तो ये हो गया आपका डिपोजिशन। अब ये डिपोजिशन क्या होगा, ये इस तरफ मूव करेगा, मूव करेगा तो ये थोड़ा सा खिसक के इधर आ जाएगा। यानी कि जो प्लेट थी पहले, ये ये तो ये थोड़ी सी खिसकेगी नीचे के कन्वेक्शन करंट की वजह से, और थोड़ी सी साइड में आ जाएगी। पहले इधर तक थी प्लेट, अब ये इस तरफ आ चुकी है। अब क्योंकि इस तरफ आ चुकी है तो अब ये वाला एरिया खाली हो चुका है, तो इस जगह पे क्या होगा, कन्वेक्शन करंट आएगा फिर से, और फिर इधर एक डिपॉजिट करने वाली एक लेयर बना देगा। तो हुआ क्या कि सी का जो फ्लोर का जो साइज पहले इतना था, इतना, ये स्प्रेड होके अब इतना हो गया पूरा। इसीलिए बोला जाता है सी फ्लोर स्प्रेड, यानी सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, यानी बड़ा हो रहा है, फैल रहा है। आया समझ में सबको? बहुत अच्छे से। यस सर। चलो, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हो गई। तो आर्थर होम्स ने बोला कि समुद्र का जो फ्लोर है वो भी स्प्रेड हो रहा है। उधर से हैरियस ने बोला कि नीचे कन्वेक्शन करंट हो रहा है। तो हुआ क्या कि फोर्स, एक तरीके से कि क्या मूव कर रहा है सी के फ्लोर को, वो किसने बता दिया, हैरियस ने, कि फोर्स क्या काम कर रही है, कन्वेक्शन करंट। और जो सी का फ्लोर है वो मूव कर रहा है, वो आर्थर होम्स ने बता दिया। तो हमें फोर्स पता चल गई, पहली चीज, क्या काम कर रही है। दूसरा पता चल गया कि सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है, स्प्रेड मतलब कि मूव कर रहा है, और मूव को ही दूसरा वर्ड क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली लोगों ने क्या देखा कि फोर्स भी पता है, स्प्रेड भी पता है, ये चीज तो कहीं सुनी सुनी लग रही है। तो उनका ध्यान गया फिर से वापस जाकर किसकी तरफ, किसकी तरफ ध्यान जाएगा, किसकी तरफ ध्यान जाएगा वापस लौट के, कॉन्टिनेंटल किसकी, ड्रिफ्ट। कौन? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की तरफ ध्यान जाएगा। कि भाई
किसी ने तो पहले बताया था कि समुंदर, मत किसने तो बताया था कि ये कॉन्टिनेंट जो है ये आज यहाँ पे ना होकर किसी और जगह पर थे। और उसने क्या किया था, बता तो दिया था, लेकिन उसने क्या किया था, फोर्स नहीं बता पाया था ठीक से। क्या था मेजर क्रिटिसिज्म अल्फ्रेड वेगनर का, कि भाई आप जो फोर्स बता रहे हो वो उतनी पावरफुल नहीं है। अब हमें फोर्स पता है, अब हमारे पास एविडेंसेस भी हैं, समंदर के नीचे की फोटोज हैं बकायदा, कि हाँ स्प्रेड हो रहा है। तो ये भी पता है, ये भी पता है, तो कहीं ना कहीं अल्फ्रेड वेगनर की कही हुई बात सही थी। सब लोग शर्मिंदा हुए। उस समय बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स छपे थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी फाइनली फाउंड ट्रुथ। लोगों ने आ, बकायदा समझा कि भाई हाँ, हमने उस इंसान के साथ गलत बर्ताव किया, उसको वो जो ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। भाई किसी ने 2000 3000 साल इंसानों को हो गया एविडेंसेस बनाते हुए, लिखते हुए, उनके पास 2-3 हजार से इंसानियत के एविडेंसेस हैं हमारे पास लिखित रूप में। लेकिन आज तक किसी इंसान ने पूरी दुनिया में ये बात नहीं कही थी कि यहाँ पे हमारा जो कॉन्टिनेंट है ये यहाँ ना होकर के पहले कहीं और था, ये मूव किया। किसी इंसान ने जिसने पहली बार ये बात कही और हमने उसको रिस्पेक्ट भी नहीं दी। मतलब इतना ग्रेट आइडिया, इतना बड़ा आइडिया, भाई उसकी हमने वैल्यू नहीं करी। अल्टीमेटली क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनाई गई। इसके लिए एक आदमी नहीं था, मैंने आपको 2-3 के नाम ऊपर बताए थे, मैकेंजी, मॉर्गन, पार्कर, और भी लोगों का कंट्रीब्यूशन था। अब अंदाजा लगाओ कि अल्फ्रेड वेगनर अपने आप में कितना बड़ा चीज रहा हो सकता था, जब वो अकेला बंदा ही इतनी बड़ी थ्योरी खुद बता चुका था। यहाँ पे तो इन लोगों ने पहले से जो बैकग्राउंड तय है, सब चीजें अवेलेबल हैं, सब कुछ सब्जी कटी हुई है, मसाले साले तैयार हैं। अब क्या है, इनको बस बनाना ही तो है, मिक्स ही तो करना है। अब ये थ्योरी में इन लोगों ने क्या कहा कि अर्थ की जो सरफेस है वो आप सियाल सीमा ना मान करके क्या मानोगे, प्लेट मानोगे। कुछ भी सियाल सीमा नहीं है। सियाल सीमा क्या कहता था कि ये सियाल है, ये सीमा है, और ये क्या है, निफे है। ऐसा ना हो करके जो अर्थ की जो क्रस्ट है, आ, ये हो गया अर्थ कोर, आउटर कोर, मेंटल, आउटर मेंटल। तो ये जो बाहर की जो क्रस्ट है, ये जो है ये अलग अलग प्लेट्स में, प्लेट्स से कंबाइन होके बनी हुई है। यहाँ पे मैंने ज्यादा बना दिया, आपको मैंने प्लेट्स दिखा दी थी, ये रही प्लेट्स, देख पा रहे हो ना सबके सब ब्लैक लाइन से। यस सर। हम्म। तो यस सर। इन्होंने बोला कि प्लेट से बनी हुई है। अब प्लेट्स पूछा जाए, प्लेट्स क्या होती हैं, तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का कुछ पार्ट को मिला करके एक प्लेट को माना जाता है कि ये एक प्लेट है। अब ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरेक्ट करती हैं, यानी एक दूसरे के साथ टकराती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, या एक दूसरे के साथ आपस में घिसती हैं। ये तीन चीजें इस थ्योरी में बताई गई। अब इन्होंने क्या बताया, पहली बात तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं उन पार्ट्स के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे प्रूव करती है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सही थी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने क्या बताया था कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक जगह पे ना होकर के अलग अलग जगहों पे थे कार्बोनिफेरस पीरियड में। और उसके बाद जब कॉन्टिनेंट्स ब्रेक हुए एक दूसरे से, मतलब यानी कि पेंजिया था वो जब ब्रेक हुआ, तो वो ब्रेक होने के बाद अलग अलग तरीके के मतलब कॉन्टिनेंट्स बने और वो एक दूसरे से दूर चले गए। उस तरीके से आज का जो अर्थ का जो हमें मैप दिखाई देता है वो फॉर्म हुआ। लेकिन इसके पीछे जो इन्होंने थ्योरी बताई थी वो, मतलब इसके पीछे जो फोर्सेस बताई थी वो गलत बताई थी। प्लेट टेक्टोनिक कैसे प्रूव करती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताती है कि अर्थ जो है वो अलग अलग प्लेट्स में है, और ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के पास आती हैं। इस वजह से ये प्लेट्स एक जगह पर ना हो करके अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पीरियड पे रही होंगी। तो एक तरह एक समय पर किसी टाइम पे पेंजिया भी बना होगा और वो पेंजिया ब्रेक भी हुआ होगा। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये बताती है कि कॉन्टिनेंट्स वाकई में मूव किए। पहला पार्ट खत्म, आया समझ में, यस नो। यस सर। यस यस सर, यस सर। सर। यस सर। अब आ जाता हूँ प्लेट को समझने में कि प्लेट्स क्या होती हैं। मतलब प्लेट्स तो बता दिया कि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को मिला के, लेकिन प्लेट्स के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेट्स। तो एक होती है आपकी
कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक होती है आपकी ओशियनिक प्लेट, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लस ओशियनिक प्लेट। आया समझ में? अब है क्या चीज इन तीनों का डिफरेंस, कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी उसमें केवल कॉन्टिनेंट ही होगा पूरे में, उसमें कहीं पे भी कोई और पार्ट किसी का नहीं होगा। यानी कि ये आपका ओशियन हो गया, ये आपकी जमीन हो गई। तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अगर इधर से ये प्लेट टूटी हुई है तो यहां से लेकर इतना पार्ट जो होगा ये कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी क्योंकि ये जमीन के ऊपर है, और यहाँ से इतना पार्ट जो साइड का होगा ये वाला, ये होगी ओशनिक प्लेट क्योंकि ये ओशन के नीचे है। इनके कैरेक्टर में भी अंतर होगा। जो ओशनिक प्लेट होती है वो प्राइमरली बसाल्टिक रॉक्स की बनी होती हैं, जो कॉन्टिनेंटल होती हैं ये ग्रेनाइटिक या एंडेसिटिक रॉक्स की बनी होती हैं। तो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक का अंतर समझ में आ गया। जो ओशियनिक प्लेट होगी वो ओशियन के नीचे होंगे, जो कॉन्टिनेंटल होंगी उसमें केवल कॉन्टिनेंट्स होंगे। लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। प्योर कॉन्टिनेंटल और प्योर ओशियनिक प्लेट होती भी है, नहीं भी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पैसिफिक प्लेट है, वो प्योर ओशियनिक प्लेट है, इसीलिए उसका ओशियन के ऊपर ही नाम दिया गया है। कभी आपने यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे आपने कहीं पे देखा कि यहाँ पे कोई पैसिफिक प्लेट के अलावा कोई और समंदर के नाम पे प्लेट रखी गई है? नो सर। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, ये सब कॉन्टिनेंट्स के ऊपर नाम रखे गए हैं। सिर्फ एक प्लेट है जो पैसिफिक के नाम पर रखी गई है, ओशियन के नाम पे। इसको इंडियन ओशियन प्लेट भी तो बोल सकते थे, या फिर यहाँ पर अटलांटिक प्लेट भी तो हो सकती थी, क्यों नहीं है? उसका रीजन है कि सिर्फ पैसिफिक प्लेट है जो कि प्योरली ओशियन के नीचे है, इसलिए उसे पैसिफिक प्लेट बोला गया है। बाकी सारी जितनी भी प्लेट है वो कॉन्टिनेंट प्लस ओशियन का मिक्सचर है। ये आपको देख रहा है जैसे कि अफ्रीका हो गया, ये आपको देख रहा है। यस सर। अब ये अफ्रीका की जो प्लेट है ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट तक लिमिटेड नहीं है, इतना एरिया भी इस प्लेट में आ रहा है। इस पूरी को मिलाकर के अफ्रीकन प्लेट बोला गया है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो प्लेट्स जो हैं वो मिक्सचर भी है, कॉन्टिनेंट का प्लस ओशियन का। एक प्लेट इतनी है और यहाँ पे ये समंदर है, दूसरी प्लेट ये हो गई ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, इसमें ये तो कॉन्टिनेंट हो गया, कॉन्टिनेंट आ गया, प्लस इसमें ओशियन का भी कुछ पार्ट आ गया, तो कॉन्टिनेंट प्लस ओशियन की मिलाकर के एक प्लेट बनी है, कॉन्टिनेंट प्लस ओशियन प्लेट। हालांकि इसके लिए कोई वर्ड नहीं दिया गया, डिफरेंस थ्योरी को सिंपल रखने के लिए कॉन्टिनेंट और ओशियन ही बोला गया था मेजरली, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस एक पिक्चर बता रहा हूँ कि आपको प्लेट्स ऐसी क्यों दिख रही हैं। अफ्रीकन प्लेट केवल इतनी ना हो करके, अफ्रीकन प्लेट केवल इसी अफ्रीका के साइज की ना हो करके इससे हटके ऐसी है प्लेट। तो क्या है, कॉन्टिनेंट भी है इसमें और कुछ ओशन का पार्ट भी है। और ये वाली जो प्लेट है ये कौन सी है, ये प्योर ओशन है कि प्योर कॉन्टिनेंटल है? ओशनिक। बताओ। सर ये दोनों है सर ये। सर दोनों कैसे ये हो गए? वाली ये तो सर प्योर ओशियन तो है ना। ओशनिक। सर ये है वाली ना, तो ये प्योर प्योर। ओशियन। मैंने और सोचा ये आप वाली, पूरा कह। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। ये ये वाली वाली क्या है, ये कॉन्टिनेंट मिक्सचर प्लस है। ओशन मिलाकर है। हाँ, तो आप ओशियन। पाओगे हाँ। कि सारी प्लेट्स जितनी भी हमें यहाँ पे दिख रही हैं वो सब कॉन्टिनेंट प्लस ओशन का कॉम्बिनेशन है ना। एक यूरेशियन प्लेट है, ये हो सकता है प्योर कॉन्टिनेंटल प्लेट बोल सकते हो उसे। लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये भी, इसमें इंडियन ओशन भी आ गया, इंडिया भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, इधर भी साउथ अमेरिका आ गया और अटलांटिक का कुछ पार्ट आ गया, इधर नॉर्थ अमेरिका आ गया, इधर नॉर्थ अटलांटिक का कुछ पार्ट आ गया। आ रहे हो समझ में? अब ये आप एक दिमाग में यस सेट सर। कर लो। तो अब क्या होगा कि जब ये वाली जो प्लेट्स हैं, अब थोड़ा सा अलग से डायग्राम बनाओ। मैप की प्रैक्टिस किस किसने की थी इसके बाद, जो उस दिन मैंने बताया था मैंने। बनाने? मैं की थी। सर मैंने मैंने की भी थी। किया था सर। कितनी बार किया प्रैक्टिस? सर सर मैं मेरा एक वर्ल्ड बार मैप बिल्कुल आपकी तरह बनने लग गया। 10-20 अच्छा बार जी, की थी। बहुत यस सर बढ़िया। मैं आज आपको दिखाऊंगी।
ओके, आप ग्रुप पे भेजना फोटो। श्वेता, ओके। श्वेता सर के जैसा बनने लग गया, सर जैसा बनाते हैं वैसा बनने लग गया। नहीं मतलब सर के जैसे सर जैसा। बनाते हैं ना ऐसा बनने लगा, सर कुछ नहीं है कुछ ठीक है। हाँ, तो अब क्या हो गया कि ये आपका हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हिस्सा ही ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। तो हमें पता है कि ये क्या है, मिड ओशियनिक रिज है कि नहीं है। अब मत बोलना कि नहीं पता। ये जो मैंने लाइन खींची है यहाँ पर से, जब आप देखोगे तो जो प्लेट्स है ना वो यहाँ पर टूटी हुई हैं, और वो दो डायरेक्शन में जा रही हैं ऐसे। ठीक है। तो ये है आपकी मिड ओशियनिक रिज, ये जो रेड लाइन बनाई है आपको। अब इधर से एक ऐसे, एक ऐसे, बस। तो ये आपकी हो गई काइंड ऑफ, ये होगी नॉर्थ अमेरिकन, ये साउथ अमेरिकन। इधर एक कैरिबियन प्लेट भी आती है, लेकिन मैं जो छोटी प्लेट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैक्रो प्लेट्स जो हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ केवल। ये हो गया आपका क्या, साउथ, सॉरी, अफ्रीकन प्लेट्स। तो अब ये आप देखो कि जब ये वाली प्लेट, ये साउथ अमेरिका वाली, साउथ अमेरिका पे फोकस करना सबके सब, ये साउथ अमेरिका वाली प्लेट इस तरफ जा रही है और अफ्रीका वाली प्लेट इस तरफ जा रही है। तो जब साउथ अमेरिका वाली प्लेट इस तरफ जा रही है तो साउथ अमेरिका भी तो अफ्रीका से दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा। यस सर। यस सर। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट इस तरफ जा रही है, और यहाँ पे यूरोप वाली प्लेट, यूरेशियन प्लेट इस तरफ जा रही है। तो नॉर्थ अमेरिका यूरोप यूरेशियन प्लेट से भी तो दूर जा रहा है। हाँ सर। यस सर। बस ऐसे ऐसे ही प्रूफ हो जाता है कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे के पास थे कभी और दूर हो गए। अब आगे समझ में ये वाला पार्ट क्लियर हो जाता है आपका यहाँ पे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सर ने कैसे हाँ। कॉन्टिनेंटल। यस, बोलो। सर जैसे ये अभी दूर जा रही हैं प्लेट्स हम्म, एक दूसरे से, तो सर एक सिचुएशन ऐसी भी तो हुए आएगी ना कि एक दूसरे से बहुत दूर चली जाए। हाँ, लेकिन दूर जाकर के मतलब अर्थ तो गोल है ना। तो ये इधर हाँ तो से फिर से जाकर के आके वापसी जुड़ जाएंगी ना। फिर वापस आके जुड़ जाएंगी, पेंजिया फिर से बनेगा आगे, कभी मिलियन ईयर्स में। इसलिए पेंजिया एक बार नहीं बना था। लेट, अगर आज के एविडेंसेस ढूंढो तो पेंजिया से पहले भी एक बार और पेंजिया था। मतलब उसके लिए वर्ड अलग है, आपको नहीं जाना उस चीज में। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब कॉन्टिनेंट सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो एक कॉन्टिनेंट क्या है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। और यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताती है, और इसी तरीके से ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को भी प्रूव करती है कि हाँ, ये सही थी। लेकिन अगर एग्जाम में आए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या सही थी, तो आप उसका आंसर मिक्स करके दोगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आज के एविडेंसेस के हिसाब से प्रूव करती है कि करेक्ट थी, बट थ्योरी एज सच जो कि अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी वो गलत थी, बिकॉज उन्होंने जो फोर्सेस बताई थी, अंडरलाइंग फोर्सेस, क्या क्या रीजंस हैं, वो वो फोर्सेस वैलिड नहीं थे। अब प्लेट टेक्टोनिक्स में ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि टाइप्स ऑफ प्लेट्स। तो मैंने एक आपको बताया था कॉन्टिनेंट, एक बताया ओशियन, और एक बताया कॉन्टिनेंट प्लस ओशियन का मिक्सचर। अब क्या हो रहा है कि हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि प्लेट्स का इंटरेक्शन पढ़ते हैं। प्लेट्स इंटरेक्शन, यानी कि लोगों ने बोला कि चलो आपने बता दिया कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर गए, और आपने ये प्रूव भी कर दिया। लेकिन अब हमें ये बताओ कि अल्फ्रेड वैगनर ने तो ये भी बताने की कोशिश की थी कि आइलैंड कैसे बने थे। अल्फ्रेड वैगनर ने ये भी बताने की कोशिश की थी कि माउंटेन्स कैसे बने। तो आप बताओ कि ये कैसे हो रहा है फिर। तब उन्होंने इन प्लेट्स के इंटरेक्शन की बात करी। आपको याद है ना, अल्फ्रेड वैगनर ने बताने की कोशिश की थी माउंटेन्स कैसे बने। यस सर अच्छे से आता है। उन्होंने ये बोला था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सी की फ्लोर पे रगड़ते हुए जा रहे हैं। उस रगड़ने की वजह से जो सी की फ्लोर के ऊपर जो सेडिमेंट्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने ये बोला था जैसे एक कॉन्टिनेंट है, ये हो गया आपका सी का फ्लोर, और ये कॉन्टिनेंट मान लो इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ के जो सेडिमेंट्स होंगे वो इकट्ठे होते जाएंगे, ऐसे कंपाइल अप होते जाएंगे, और ये इस तरफ चलता जाएगा। बचपन में याद है ना कि कभी ऐसा कोशिश किया है, ईंट या कुछ भी लेकर के मिट्टी के ऊपर ऐसे करके देखना, चला करके, तो जो मिट्टी है वो ऊपर उठती चली जाती है सामने वाली, है ना। ब्रिक, ब्रिक को यूज करो, मिट्टी लो, ब्रिक को इस तरफ चला के देखो, तो यहाँ पे जो मिट्टी है ना वो ऐसे इकट्ठी होती चली जाएगी।
तो उन्होंने भी यही कुछ ऐसी फिलोसफी लगाई थी कि भाई ऐसा ही हो रहा होगा, जिस वजह से फिर एक टाइम पे क्या होगा कि इधर जाके एक ऐसा पहाड़ बन गया, तो इसको हम माउंटेन्स कहते हैं, बस। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, जो कि राइट है। उससे पहले हमें प्लेट का इंटरेक्शन पढ़ना है क्या नहीं है। तो प्लेट का इंटरेक्शन मतलब क्या होता है कि प्लेट एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करती हैं। तो बर्ताव करने का तरीका है, एक है उनका डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंट बर्ताव, यानी डाइवर्जेंस करना। एक होता है कन्वर्जेंस, अभी पढ़ लेना इस चीज को, एक सेकंड लिखने दो बस। डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और ट्रांसफॉर्म, यानी कि तीन तरीके का बिहेवियर है। और इसी तरीके से दो प्लेट्स के बीच में तीन तरीके की बाउंड्रीज बनती हैं। एक होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री, एक होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री और एक होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कैसे बन रही है, क्या बन रही है, पहले देखते हैं। आएगा आपका डाइवर्जेंट। अभी आपको मिड ओशन ने रिज दिखाई थी, उधर क्या हो रहा है, दो प्लेट्स एक दूसरे के पास जा रही हैं कि दूर जा रही डाइवर्जेंट हो रहा है। दूसरे से। दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज मतलब दो डायरेक्शन में चले जाना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है, मतलब डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्जेंस होने से ये जो बाउंड्रीज हैं इन प्लेट की, वो क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री। ब्रेक हुई और एक दूसरे से दूर हो गई। इसका एग्जाम्पल अभी कोई बोलना पड़े तो वो होगा मिड ओशियनिक रिज। इसका कोई वीडियो मिल जाए तो वो भी देख लेते हैं, एक सेकंड। ये देखो, यही जो आपको वीडियो दिखाया था वही था, सेम अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही थी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अभी पता नहीं, हाँ दिख रहा है ना, यस नो। यस सर। यस सर। यस तो सर। ये प्लेट क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ये जा रही डाइवर्जेंट बाउंड्री है। और ये जो बीच में जो गैप दिख रहा है ना, ये जो बन रहा है, इसी को मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं। आ रहा है समझ में, ये वाला, ये वाला जो है। बन यस सर। रहा है। तो अभी बोला जाए कि दो प्लेट्स हैं, ये वाली एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, और ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो कौन सा फीचर बना रही हैं, मिड ओशियनिक रिज। तो कभी सवाल आए कि मिड ओशियनिक रिज क्यों बनती है, तो वो डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से बनती है। और कभी कोई बोले कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का क्या फीचर होता है, तो उसका आंसर होगा मिड ओशियनिक रिज। ठीक है, ये ओशन के नीचे की बात है, ये बाद में बताएंगे कि और क्या क्या बनता है। अभी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज सबको समझ में आ गया कैसी दिखती हैं। यस यस सर। सर। यस सर। बच्चों को वीडियो से ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे डायग्राम बना बना के परेशान है। कन्वर्जेंट बाउंड्री, इसे कैसे देखोगे, एक सेकंड, इस इधर देखना जरा इसको ध्यान से। तो ये क्या है, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है। ये वाली जो दिख रही है ना, ये ऐसे जा रही है, जो यहाँ से ये एरो दिखा रहा है, यस सर। ये एक प्लेट है जो इस तरफ जा रही है। और उधर की एक प्लेट है, ये जो ऊपर का एरो दिखा रहा है, ये एक प्लेट है। तो एक प्लेट इस तरफ जा रही है और एक प्लेट इस तरफ जा रही है, ऐसे, पहली और दूसरी ऐसे। तो जब एक दूसरे की तरफ जा करके टकरा रही हैं, तो ये क्या बना रहा है, ये एक माउंटेन बना रहा है। देख पा रहे हो ना। यस यस सर। सर। तो उन्होंने बोला कि जब बात हुई ना कि भाई अल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि पहाड़ कैसे बने, तो उन्होंने तो वो घिसके और स्क्रैच होकर के सेडिमेंट बन रहे थे, पाइलअप हो रहे थे, वो रीजन बताया। लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, दो प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो वो माउंटेन्स बनाती हैं। कैसे बनाती हैं अभी दिखाते हैं, पहले यही समझ लो। दो प्लेट्स आपस में टकराती हुई ऐसी होती, ये देख रहे हो, यस सर। ये एक प्लेट है, यहाँ पर ये एक प्लेट है। अब ये जो प्लेट है, ये इससे इस वाले से टकराई, टकराने के बाद ये प्लेट क्या कर रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। अब नीचे जाने के बाद आगे क्या होगा, उसमें पूरा नहीं दिखा रखा, इधर जो है ये प्लेट, अभी तो ये सॉलिड है, ये वाली। अब ये जो सॉलिड है, जब ये नीचे जाएगी तो नीचे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो नीचे आकर के क्या यहाँ पर पिघल जाएगी। अब जब पिघल जाएगी तो यहाँ से जो लावा होगा, यानी मैग्मा बन चुका है, ये जब ऊपर आएगा, तो ये ऊपर आकर के इधर से बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो वो क्या बनाएगा, वोल्केनो वाले माउंटेन्स। आया समझ में।
यस सर, ये वाली बात सर आपने डायग्राम से भी बताई थी बना के। यस, अभी फिर से दिखाएंगे। ये हो गई कन्वर्जेंट। अब आ जाओ ट्रांसफॉर्म पे। ये देख रहे हो, ये एक प्लेट इस तरफ जा रही है और एक प्लेट इस तरफ आ रही है। ये इस तरफ और ये इस तरफ। आया समझ में? यस यस सर। सर। यस सर। तो तीनों तरह की बाउंड्रीज आपको बता दी गई है, दिखा दी गई है मतलब। अब इसे डायग्राम के फॉर्मेट में जब दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे? तो डाइवर्जेंट बाउंड्री कैसे समझ में आई आपको? कि दो प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे से दूर गई। दूर जब जा कन्वर्जेंट होंगी, यस, और ये हो गई कन्वर्जेंट, तो जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ जाएं तब भी कन्वर्जेंट है। और मान लो एक प्लेट अगर खड़ी है, वो कुछ नहीं कह रही, लेकिन दूसरी जा रही है उसकी तरफ, तब भी तो कन्वर्ज हो रही है। यानी पास आना दो प्लेट्स का, कन्वर्ज होना, वो होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म कैसे दिखेगी? ऐसे, ये इस तरफ गई और वो उस तरफ गई। आगे समझ में? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आती है बात कि किस किस प्लेट से क्या क्या होता है वो समझो। जब प्लेट्स कन्वर्ज हो रही होती हैं तो कन्वर्ज क्यों हो रही होती हैं वो समझो। कि आपको बताया था मैंने कि जो कन्वेक्शन करंट है वो ऐसे काम करता है, राइट? यस सर। ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, है ना? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रही, और एक प्लेट ये रही। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक कन्वेक्शन करंट ये चल रहा है और ये नीचे आया। ऐसे ही एक कन्वेक्शन करंट ये चल रहा है ना? तो इधर से ये पूरा राइज कर रहा है मैग्मा, और ये ऊपर राइज हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। तो इसकी वजह से ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में डाइवर्जेंट बनेंगे, कन्वर्जेंट बनेंगे। सर डाइवर्जेंट। डाइवर्जन। यहाँ पे क्या हो रही है? प्लेट्स डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, है ना? डाइवर्जेंट हो रही अब इधर भी मान लो एक कन्वेक्शन सेल चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये, और यहाँ पे भी ये ऊपर राइज हो रहा है और ये यहाँ पे आके गिर रहा है। ऐसे ही इधर राइज होगा और इधर आके गिरेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इधर भी डाइवर्जेंट बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी इधर सर बाउंड्री? डाइवर्जन। डाइवर्जेंट। डाइवर्जन। तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंट, यहाँ पे भी डाइवर्जेंट। अब यहाँ वाली जो बाउंड्री है वो डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है? कन्वर्जेंट है सर। है। ये कन्वर्जेंट है कन्वर्जन सर। है। सही कन्वर्जन। ये इस तरफ आ रही है प्लेट और ये इस तरफ आ रही है, ठीक है? इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जहां पर कन्वेक्शन करंट का राइजिंग लिंब होगा, कन्वेक्शन करंट ये हो गया, ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया। ऐसे ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया। तो ये क्या है? एक राइजिंग लिंब, ठीक है? यानी उठ रहा है। राइजिंग मतलब उठना। तो जहां पर कन्वेक्शन करंट का राइजिंग लिंब होगा, राइजिंग लिंब, लिंब मतलब पार्ट समझ लो, जहां पर राइज हो रहा होगा कन्वेक्शन कन्वेक्शन करंट, उधर डाइवर्जेंट बाउंड्री बनेगी। और जहां पे सबडक्शन लिंब होगा, सबडक्शन मतलब राइजिंग का उल्टा, सबडक्शन। इन वर्ड्स को ध्यान देना, अगर आप इवन अगर आप हिंदी में भी पढ़ रहे हो तो फाइन, इसको आप ट्रांसलेट कर लेना, बट यहाँ पे मतलब समझ लो, कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जिंदगी भर के लिए हिंदी वो इंग्लिश से डाइवोर्स लेके चलना है। थोड़ा सा आपकी सर वोकेबलरी भी इम्प्रूव ही होगी, है ना? हम्म। अब ये हो गया राइजिंग लिम्ब, ये हो गया सबडक्शन लिम्ब। राइजिंग मतलब ऊपर उठना, और सबडक्शन मतलब नीचे जाना। ये भी नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जाना है। तो जहां पे सबडक्शन लिम्ब होगी वहां पे कौन सी बाउंड्री बनेगी? कन्वर्जन। कन्वर्जेंट।
कन्वर्जेंट बाउंड्री बनेगी। गुड, यानी सबको समझ में आ रहा है। तो ये था आपका, ये कौन सी लिम्ब है, राइजिंग है कि सबडक्शन है? सर राइजिंग है। तो राइजिंग की वजह से बाउंड्री भी डाइवर्जेंट बनी, है ना। और ये क्या है, ये सबडक्शन है। यस तो सर। सबडक्शन की वजह से इधर क्या बनी, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनी। कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट कन्वर्जन। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि कन्वर्जेंस प्लेट का क्यों हो रहा है, तो उसका जवाब क्या दोगे, कि जो कन्वेक्शन करंट नीचे है वो सबडक्ट हो रहा है, यानी कि उसकी डाउन साइड जा रही है उसकी लिम्ब। अगर बोले कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्यों हैं, तो जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं, इसके नीचे कन्वेक्शन करंट जो है वो क्या है, सबडक्ट कर रहा है, इसीलिए वहां पर कन्वर्जेंट बाउंड्री। और डाइवर्जेंट बाउंड्री क्यों है, तो आप बोलोगे कि उधर जो कन्वेक्शन करंट है वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, राइजिंग लिम्ब है कन्वेक्शन करंट की, इसलिए उधर डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रही है। आया समझ में? यस सर। यस सर। अब थर्ड आ जाती है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब ही था कि एक दूसरे के से न टकराना, न कुछ लड़ाई नहीं करना, बस एक दूसरे के साथ तू मैं कर लेना। सर वही ना, मतलब घर्षण करना। यस, फ्रिक्शन करती हैं ये प्लेट्स अब एक दूसरे के साथ। ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती नहीं है, न कुछ करती, ये एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन वाली स्टेज में रहती हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पे ना तो आपका लावा निकलेगा, ना कुछ होगा, ना कोई खास लैंडफॉर्म डेवलप होगा। लैंडफॉर्म की बात बाद में करते हैं, अभी ये समझ लो कि ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कैसे होती है, इसको केवल अगर कोई पूछे, पहले एग्जाम में पूछेगा नहीं लेकिन पूछ भी लेता है, तो उसका रीजन आपका अ, आपको केवल एक डायग्राम बना करके पूरा हो जाएगा। वो कैसे होगा कि ये हो गया आपके कन्वर्जेंट बाउंड्री बना देनी है, और एक बाउंड्री यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये चार प्लेट्स बना देनी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबडक्टिंग लिम्ब बना देनी है, यानी नीचे जाती हुई। इसकी वजह से ये प्लेट है कन्वर्ज करेंगे एक दूसरे। अब हमें इस तरफ वाली प्लेट डाइवर्ज करनी है, ताकि ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से क्या दिखें, ट्रांसफॉर्म दिखें। दिख रही है ना? यस सर। यस सर। ये दोनों कन्वर्ज कर रही हैं, ये वाली और ये वाली, ऐसी ये वाली और ये वाली भी कन्वर्ज कर रही हैं। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि ये वाली जो प्लेट थी वो इस तरफ जा रही, ये वाली इस तरफ जा रही। तो इससे क्या है कि ये वाली ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन रही है। तो आपको यहाँ पर भी क्या दिखा देना है, इधर भी एक सबडक्टिंग लिम्ब दिखा देना है नीचे। ठीक है, इस वाली प्लेट के लिए, इन दोनों प्लेट्स के लिए। यस सर। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के लिए कोई अलग से कन्वेक्शन सेल नहीं डेवलप होता है, मतलब दो प्लेट्स के बीच में, चार प्लेट्स हैं, उनके आपस के कन्वेक्शन सेल किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और उस बिहेवियर की वजह से ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ऑपोजिट प्लेट्स के बीच में बन जाती है। खत्म ये चीज। हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी प्लेट्स होती हैं, क्या 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 तरीके का इंटरेक्शन होता है, और हमने क्या क्या पढ़ लिया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कैसे प्रूफ होती है उससे। फोर्स बता दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में सबसे बड़ा रीजन क्या था, उसका बैकड्रॉप था कि फोर्स सही नहीं थी। अब हमें फोर्स पता है कि फोर्स क्या है, कन्वेक्शन करंट। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एविडेंस था, क्योंकि याद होगा आपको अर्थर होम्स ने केवल जिग्सॉफेट, ये जियोलॉजिकल एविडेंस, यानी ये इनडायरेक्ट एविडेंसेस दिए थे, डायरेक्ट एविडेंस एक भी नहीं था। डायरेक्ट एविडेंस कहाँ मिला, सी फ्लोर पे, यहाँ पर मिड ओशन एक रिज बनी है और प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उधर ही उनकी क्या बताया था मैंने आपको, जियोमैग्नेटिक स्टडीज की गई थी। उसको मैंने टॉपिक को छेड़ा नहीं, बिकॉज बहुत बच्चों के लिए डिफिकल्ट बन रहा था पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज में। तो वो पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज की गई थी, उससे पता चला कि सी का जो फ्लोर है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है। सिर्फ उतना ध्यान देना। अब आती है बात कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये जो बाउंड्रीज हैं, इनसे कौन कौन से लैंड फॉर्म डेवलप होते हैं। लैंड फॉर्म मतलब क्या होता है, ये बताओ पहले, किसी को मालूम है? सब बोलो। माउंटेन्स, माउंटेन वगैरह ये सर सब वो लैंड। अलग अलग तरह की जो सॉइल्स होती हैं, मिट्टियां होती हैं सर, आप उनकी बात कर रहे हैं ना? अब मतलब मिट्टी विट्टी नहीं, लेकिन अलग अलग मतलब तरीके के जो अलग अलग। फीचर्स होते हैं, हाँ। है ना। यस सर।
लैंडफॉर्म क्या होते हैं कि एक सरफेस है, उसके ऊपर अलग अलग तरीके के फीचर्स दिख रहे हैं। कहीं पे माउंटेन होगा, प्लेट्यू होगा, प्लेन होगा, है ना, और उसमें भी हो सकता है डिप्रेशन होना। तो ये अलग अलग हम्म। तरीके के जो अर्थ की सरफेस पर हमें फीचर्स दिख रहे हैं उन्हीं को लैंडफॉर्म बोलते हैं। और अलग अलग तरीके के प्रोसेस से अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं। प्रोसेस फोर्सेस बाद में बताया जाएगा, अभी केवल ये समझो कि ये प्लेट्स की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं। तो जब कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है तो वो कैसे काम कर रही होती है? ये वाली बाउंड्री ये हुई, और दूसरी वाली बाउंड्री मान लो ये होगी, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंस भी बहुत बहुत तरीके के होते हैं। पहले कन्वर्जेंट ऐसे समझो। प्लेट्स मैंने कौन सी तरीके की बताई? कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। जो कॉन्टिनेंट प्लस ओशियनिक वाली थी ना, उसे अभी के लिए भूल जाओ, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। आप केवल समझो कि प्लेट्स जो हैं कॉन्टिनेंटल हैं और ओशियन है। ठीक है, यस नो, आया समझ में? यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, अब कन्वर्जेंट जो हो रही हैं, तो कन्वर्जेंस कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में हो सकता है। कन्वर्जेंस ओशियनिक और ओशियनिक के बीच में भी हो सकता है। और कन्वर्जेंस कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट के बीच में भी हो सकता है। तीन तरीके की कन्वर्जेंस हो सकते हैं। कैसे? तो कॉन्टिनेंट की प्लेट्स जो होंगी, जब वो आपस में टकराएंगे तो वो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, दो ओशियनिक की प्लेट्स टकराएंगी तो ओशन ओशन। और जब कॉन्टिनेंट और ओशन की टकराए तो कॉन्टिनेंट ओशन। अब इन तीनों के जो फीचर्स होते हैं वो अलग अलग बनते हैं। पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट टकरा दिया। हालांकि प्रैक्टिकली कोई कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट के टकराने की अभी प्रेजेंटली एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात करी जाए तो आप ये समझो कि यहाँ पर जब आप यूरोप में जाओगे तो इस तरफ रशियन टेरिटरीज की तरफ यहाँ पर एक माउंटेन मिलते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, किसी को मालूम है? यूरल्स। कौन से? उरल माउंटेन। ऐसे ही ये भी माना जाता है कि जो अपने ईस्टर्न घाट्स हैं यहाँ के, इंडिया के, वो भी किसी समय जो ऑस्ट्रेलिया के, तो ये जो था एरिया, इसके साथ होते हुए, या फिर मेडगास्कर, नॉट श्योर, तो ये भी माउंटेन्स जो हैं कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के टकराने से बने थे। ऐसे ही जो अरावलीज हैं यहाँ पे, वो भी माना जाता है कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के टकराने से बने थे। ऐसे ही ये जो एप्लेशियन माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका पे इस तरफ, ये भी इस यहाँ पे कहाँ है, एटलस माउंटेन्स, तो इनके और इसके टकराने से बने थे। तो अभी प्रेजेंटली तो ये अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर पुराना सिमुलेशन किया जाए, कंप्यूटर मॉडलिंग की जाए, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगता है कि अमेरिकन प्लेट और ये अफ्रीकन और यूरोपियन प्लेट साथ साथ में थी। इसकी वजह से क्या है कि इधर जब कॉन्टिनेंट टकराए थे तो माउंटेन्स बने थे। तो सबसे पहले चीज क्या समझ में आ रही है कि जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट्स टकराती हैं तो क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं? टेंस। माउंटेन्स। उसका एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो अभी आपको दिखा दिया मैंने, यूरल्स लिखो, यूरल्स सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के टकराने से कैसे बन रहे हैं माउंटेन्स? ये रही कॉन्टिनेंट प्लेट। यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सा रहता है, क्योंकि इसी को लेकर के एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है, और वही मैं पहले से ही समझा दे रहा हूँ आपको। जब ये सबडक्शन हुआ और ये भी सबडक्शन हुआ, तो यहाँ पे सबडक्टिंग लिंब में होगा तभी तो पास में जा रही है प्लेट्स। अब होगा क्या कि इन दोनों प्लेट्स में से जो हल्की प्लेट होगी, यानी जो लाइटर प्लेट होगी, वो ऊपर रह जाएगी। और जो डेंसर प्लेट होगी, यानी जो भारी प्लेट होगी, ये मान लो लाइट है यानी हल्की है, और ये डेंस है, तो जो डेंस प्लेट होगी, भारी प्लेट, वो नीचे जाएगी, और जो लाइट प्लेट है वो ऊपर ही रह जाएगी। आ रहा है समझ में? यस यस सर। सर। यस सर। डेंस प्लेट जो होगी, सबसे भारी प्लेट होगी, वो तो ऑटोमेटिकली वो तो नीचे जाएगी ना, जो हल्की वाली होगी वो तो ऊपर ही ऊपर रह जाएगी। तो उसके लिए कोई अलग से फिलोसफी नहीं चाहिए, कंसेप्ट नहीं चाहिए, ऐसे ही समझ लो, है ना। तो जो डेंस प्लेट है जब नीचे जाएगी तो होगा क्या कि ये जो प्लेट है ये नीचे चली गई, और ये लाइट वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर ही है। नीचे क्या होगा, इधर से ये नीचे गए और इधर मैग्मा में कन्वर्ट हो गया है। अब ये मैग्मा में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या होगा,
ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये जो प्लेट है ये टूटेगी, ये टूटने के बाद नीचे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से ये पिघलेंगी, ये पिघलने से मैग्मा कन्वर्ट होगा, मैग्मा जो है ये फिर उठेगा, क्योंकि इधर अब क्या हो गया, सरप्लस में मैग्मा हो गया जरूरत से ज्यादा। अब ये ऊपर आएगा और ऊपर आकर के ये क्रैक बना के फिर ये ऊपर वोल्केनो के रूप में फटेगा। जब वोल्केनो के रूप में फटेगा तो ये एक ही जगह पे नहीं फटेगा, ये पूरी एक लाइन सी बन जाएगी। तो इधर भी माउंटेन ऐसे ऐसे पूरे एक माउंटेन रेंज डेवलप हो जाएगी। आया समझ में? यस नो? यस सर। सर। तो ये क्या है, यस दो सर। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के एक दूसरे के साथ कन्वर्जेंस से माउंटेन्स बनते हैं। माउंटेन के अलावा और कुछ नहीं बनता, क्योंकि कॉन्टिनेंट के ऊपर ही है। दूसरी चीज है, इसी की वजह से एक तो माउंटेन्स बने और इसकी वजह से वोल्केनोज आए। वोल्केनोज के प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है लेकिन आ सकते हैं और आ ही जाएंगे। एक तो ये होता है रीजन, पहली बात तो ये समझ लो वोल्केनो की वजह से। दूसरा भी एक और होता है कि ये तो कौन से माउंटेन्स बने, वोल्केनिक माउंटेन्स। आया समझ में? वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं, क्योंकि नीचे गया मैग्मा से, मैग्मा का यूज करके जो माउंटेन्स बन रहे हैं उन्हें वोल्केनिक कहा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि ये जो कॉन्टिनेंट की प्लेट्स हैं जब दोनों एक दूसरे की तरफ टकरा रही हैं तो होगा क्या कि ये तो वोल्केनिक माउंटेन्स बनी गए। अब ये और ज्यादा टकराती रहेंगी ना, तो यहाँ का जो सेडिमेंट्स हैं, ये वाली जो प्लेट के ऊपर की जो ये मिट्टी है, ये या इसकी जो रॉक्स हैं, और ठीक है, हाँ, तो हो क्या रहा है कि जो कॉन्टिनेंट जो प्लेट्स टकरा रही हैं इनके ऊपर की ये जो रॉक्स हैं ऊपर की, ये भी तो आपस में टकरा रही हैं। तो ये टकराने से क्या होगा कि जैसे बेडशीट है ना, बेडशीट कभी देखा होगा, तो इसे इधर से इस तरफ, इस तरह से इस तरफ सिकोड़ोगे तो इसके ऊपर रिंकल्स बन जाएंगे, बन जाते हैं। यस सर। यस सर। तो उसी तरीके के रिंकल्स जो हैं वो यहाँ पे इन्हीं सेडिमेंट्स के इकट्ठे होने से एक दूसरे की तरफ बन जाते हैं। इसे एक्रीशनरी माउंटेन्स कहा जाता है वैसे तो, एक्रीशन, एक्रीशन करके बन रहे हैं प्रोसेस से। और ये जनरली कहलाते हैं क्या, फोल्ड माउंटेन्स। क्या कहलाते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। आया समझ में? फोल्ड क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, फोल्ड हो रहे हैं। अब ये कैसे दिखेंगे एक्चुअल में, वो देखो, ये रही पूरी प्लेट, फॉर एग्जांपल ये थी बीच में, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हुई, तो ये जो पूरी प्लेट है ये कभी ऐसे थी, ये इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे रिंकल्स बन जाएंगे। तो ये क्या हो सर, रहा है? यस। सर जैसे ये जितने भी मतलब ये प्लेट्स टकराती हैं तो ये जो माउंटेन्स बनते हैं ये ज्यादातर ज्वालामुखी वाले पहाड़ होते हैं। तो सर नॉर्मली भी तो इतने सारे होते हैं, तो ये नॉर्मली भी तो ऐसे ही बने हैं ना इन प्लेट्स के टकराने से। हाँ हाँ, मैं अभी तो बात किया फिर ना, देखो दो माउंटेन्स। यस, बोलो। तो फिर उनमें वॉल्केनो है इनमें वॉल्केनो नहीं है, ऐसा क्यों? वही बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी मैंने आपको एक क्या बताया कि ये वोल्केनो से बने थे, ऐसा। ये तो वोल्केनो से बने थे, ये तो मालूम पड़ गया ना। और है तो ये भी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। हाँ अब सर। यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स वोल्केनो से नहीं बनते, समझ गए? ये यहाँ पे बने हैं आपके वोल्केनिक माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स बने हैं? हाँ, वॉल्केनिक। वोल्केनिक। जिसको नहीं मालूम वोल्केनिक माउंटेन्स क्या है, सिंपल सा है। वोल्केनो क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए नीचे का मैग्मा जो है वो ऊपर आता है और लावा के फॉर्म में ऊपर डिपॉजिट होने लग जाता है, और डिपॉजिट होते होते वो एक पहाड़ का शेप ले लेता है और उसी को बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। सिंपल। अब आती है बात कि फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, एक बेडशीट का एग्जांपल दिया, जैसे ये बेडशीट है, ये एक दूसरे की तरफ अगर मैं कन्वर्ज करूं तो इसके ऊपर ऐसे रिंकल्स बनेंगे, या फिर इसको दिखाना चाहो तो ऐसे ऐसे रिंकल्स बन जाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक माउंटेन की शेप हो गई। वही चीज अप्लाई होती है इधर प्लेट्स पे। वो कह रहा है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जब प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ टकरा रही हैं तो इधर जो है सेडिमेंट्स जो हैं प्लेट्स के वो इकट्ठे हो रहे हैं। एग्जाम्पल दिखाता हूँ।
देखा सबने? दिख रहा है सबको? Yes, यस नो? yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो ये जो दो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, और ये जो ऊपर ये जो माउंटेन्स बन रहे हैं ये किसके बन रहे हैं? ये जो ऊपर के ये जो सेडिमेंट्स है ना इसके, और इसके सेडिमेंट्स कह लो, रॉक कह लो, कुछ भी कह लो, ये जो ऊपर की जो रॉक्स हैं ये एक दूसरे से साथ टकराने के साथ साथ क्या है, रिंकल्स बना रही हैं। रिंकल्स मतलब कि सिकुड़न ला रहे हैं एक दूसरी तरफ, और ये क्या है, फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं। यहाँ पे कहीं पर वोल्केनो दिख रहा है क्या? नहीं, वोल्केनो है ही नहीं, नीचे से नो मैग्मा, सर। मैग्मा नहीं आ रहा ना। यस। तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा। हाँ, तो यहाँ पे सीधा समझो कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में एक दूसरे से जब टकराती हैं तो क्या बना रहे हैं, फोल्ड माउंटेन्स। ये दिमाग में आपको पिक्चर सेट कर लेना हमेशा, है ना। अब इसका एग्जांपल देना हो तो हमारे जो हिमालयाज है ना वो भी ऐसे ही बने हैं। ये जो मैं बात कर रहा था, ये इंडिया पहले किसका पार्ट था? पेंजिया का पार्ट था, नीचे का लोरिशा गोंडवाना का। Gondwana. यस सबको सर। याद है? यस सर। गोंडवाना से याद। जब टूट के जब नॉर्थ की तरफ गया तो ये ऊपर दूसरी तरफ क्या है, यूरेशिया उस साइड पे, जिस तरफ उंगली कर रहा हाँ। हूं, वो यूरेशिया है। और ये क्या है, इंडिया। यस अब ये सर। क्या है, जो इंडिया का कॉन्टिनेंट है वो यूरेशिया से टकरा रहा है, और ये क्या बना रहा है बीच में, देख रहे हो ना, हिमालयस बन रहे हैं अभी, आएंगे। यस सर। हाँ। ये बन गए। तो यस सर। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के टकराने से, हालांकि हिमालयस प्योर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से नहीं बने हैं। हिमालयस का कुछ पार्ट ओशन, जब हम काराकोरम, हिमालयस की रेंजेस हैं बहुत सारी, उसमें जब काराकोरम रेंज की बात करेंगे तो वो पता चलेगा वो वोल्केनिक माउंटेन्स है। ठीक है। और जो उसके बाद के बने हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालयस, वो बने हैं आपके कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से। तो ये आपके क्या बने, हिमालयस। तो हिमालयस जो है वो एक क्रिटिकल एग्जांपल है ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस प्लस कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस दोनों का ही। वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करूंगा। अभी यहाँ पे एक इंडियन प्लेट को कॉन्टिनेंट मानो और उधर के कॉन्टिनेंट, और जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराए तो क्या बने, फोल्ड माउंटेन्स। तो हिमालयस को भी क्या कहते हैं हम लोग, फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं कि नहीं? यस सर। जिसको नहीं मालूम वो याद रख लेना कि हिमालयस को फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। और कोई वीडियो हो, देखो वो तो जो वीडियो थी वो तो थी, इसको समझो। ये रहा इंडिया लिखा है, ये है इंडिया का हिस्सा, है ना। और ये क्या है, यूरेशिया का पार्ट। तो ये जब आपस में एक दूसरे से यहाँ से टकराए हैं, एक दूसरी तरफ, ये इस तरफ गया और ये इस तरफ गई, तो जब ये टकराए तो इधर क्या बन गए, ये हिमालयस बन गए, रॉक्स के एक दूसरे के साथ सिकुड़ने से। तो हम जब बात करें कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा, तो उसमें 90% जो माउंटेन्स है ना वो फोल्ड माउंटेन्स ही बनेंगे। बहुत कम सिनेरियो हैं जहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे। आया समझ में? लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, निगेट नहीं कर सकते, बिल्कुल ओमिट नहीं कर सकते चांस को कि वोल्केनिक माउंटेन्स नहीं बनेंगे। ये होगा आपका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स। और ऑब्वियसली जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो अर्थ तो हिलेगी ना, और यस अर्थ सर। हिलेगी तो, यस, और तो अर्थ भूकंप हिलेगी तो आएगा। क्या होगा, अर्थक्वेक भी आएंगे। भूकंप। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस देख लिया। अब ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस देख लेते हैं, इससे क्या बनता है। जो मैंने पिछले कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में बताया कि वोल्केनिक माउंटेन्स भी बन सकते हैं, तो उधर तो चांस था, बहुत कम पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी माउंटेन्स बनेंगे वो सबसे ज्यादा वोल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे, और थोड़ा सा चांस होगा कि फोल्ड माउंटेन्स भी बन जाएं। अब ये कैसे बन रहे हैं, ओशनिक प्लेट आई, ये ओशन की, और ये थी आपकी, मान लो कि ये भी ओशन की थी। ओके, ओशन ओशन की थी ना, तो इसमें से ओशन ओशन में से फोल्ड हटा दो, सिर्फ वोल्केनिक माउंटेन्स ध्यान रखना। आ रहा है समझ में? इसे हटा दो अभी, बस। अब ये जो ओशन की प्लेट है और ये ओशन की प्लेट है, ये क्या होगा, जब एक दूसरे के पास जाएंगे तो जो इसमें से हल्की होगी वो तो ऊपर रह जाएगी, और जो भारी प्लेट होगी फिर नीचे चली जाएगी। जब नीचे जाएगी तो वो यहाँ पे भी पिघलेगा, इधर से लावा बाहर निकलेगा, और ये लावा बाहर निकलने के बाद इधर क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेट होकर के इधर क्या है, एक माउंटेन्स जैसा स्ट्रक्चर बना देगा। लेकिन हम एक चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये ओशन है और ये भी ओशन है, तो यानी कि ये है तो क्या, समंदर के सब कुछ नीचे। तो समंदर के नीचे भी पहाड़ होते हैं, ये आपको मालूम है?
सर वो उसमें सबमरीन मूवी में देखा था एक बार। देखा था। सर हाँ, इसी में समंदर आइलैंड भी के, बनते हैं ना सर? हाँ बेटा उसी का ही फॉर्म होता है। पहले जितना सवाल पूछा उसका जवाब दोगे? ये देखो, ये समंदर के नीचे आपको दिख रहे हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? एक माउंटेन है। यस सर लेकिन दिख इसका रहा ये है। चीज, हाँ लेकिन ये चीज नोटिस कर रहे हो कि इसके ऊपर का जो टॉप है ये फ्लैट है। तो इसे क्या बोला जाता है? गुयोट कहा जाता है इसको। GUYOT। ठीक है। और ये कैसे ऊपर का ये फ्लैट है? ये नीचे का माउंटेन बना कैसे बना, वो तो मालूम पड़ गया कि प्लेट आई होगी और वो नीचे सब्डक्ट हुई और उसका जो लावा है वो ऊपर आया, लावा ऊपर आके एक्यूमुलेट हो गया, तो ये तो एक माउंटेन जैसा बना दिया। लेकिन ये ऊपर का ये फ्लैट कैसे बना? तो फ्लैट बनने का रीजन है कि ये माउंटेन कभी ऊपर तक रहा होगा इतना, और इतना रहने के बाद ये जो सी की सर्फ सी समंदर है, तो ये इसकी जो वेव्स हैं ये इससे टकराती होंगी ऊपर वाले पार्ट से, और टकरा टकरा करके उसको तोड़ती गई तोड़ती गई तोड़ती गई और ये फ्लैट कर दिया। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया? एक गोयोट बन गया। ठीक है। और ओशनिक माउंटेन्स भी होते हैं। और जब ओशनिक माउंटेन्स ज्यादा बड़े हो जाएं तो उसे क्या कहोगे? आइलैंड। लक्षद्वीप की तरह। ठीक है। ये देख रहे हो, ये मोना किया आपका आइलैंड है, बहुत फेमस है। ये मोना किया है आइलैंड। ये अल्टीमेटली है क्या? ये एक माउंटेन है, ये समंदर के नीचे से ऊपर निकल रहा है एक पहाड़ के रूप में ही, लेकिन इसके जो ऊपर का टॉप वाला पार्ट है ये समंदर से बाहर दिख रहा है। तो ये वैसे ऊपर से देखो तो एक आइलैंड की फॉर्म में दिखाई देगा, ज्यादातर आइलैंड ऐसे ही बनते हैं। तो आइलैंड क्या होते हैं? एक तरीके के माउंटेन्स ही होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये ऊपर जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और फिर ये इतना जो पोर्शन है सिर्फ हमें ये दिखाई देगा ऊपर से पानी के ऊपर। तो ये क्या कहला है, ये कैसा दिखेगा? जैसे ये हो गया ये, और ये हो गया। तो ये हमें क्या दिख रहा है? पानी के अंदर बीच में एक आइलैंड दिख रहा है। आया समझ में? यस सर। यस नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से जो जो फीचर्स दिखाई देंगे हमें, वो क्या क्या दिखाई देंगे? ओशनिक ओशनिक प्लेट टकराई, और उसके टकराने से एक तो माउंटेन दिखेगा, एक कोई और दिखेगा, और एक ओशनिक ऐसा दिखेगा। मान लो मैं पानी ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये इसे क्या कहोगे? आइलैंड। यस, ये क्या होगा? आइलैंड। क्योंकि ये समंदर का जो पानी है इसके ऊपर दिख रहा है। अल्टीमेटली ये बना किससे? इस लावा के, है ना? इसी लावा से ये भी बना था, लेकिन ये एक टाइम पे ऐसा रहा होगा ऊपर तक। लेकिन जब जो वेव्स होती हैं पानी की, ये टकराती होंगी इससे, ऐसे। तो ये इससे क्या है, इसका इरोजन होता होगा। तो ये पहले इतना बड़ा रहा होगा, फिर उससे थोड़ा छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा, और फिर इतना सा रह गया। तो ये क्या कहते हैं हम इसे? गोयोट। आया समझ में? यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। और और कुछ कुछ हैं कि यहाँ पे इधर मान लो कि ज्यादा मात्रा में लावा गया था, इधर भी ज्यादा गया था, इधर थोड़ा सा कम अमाउंट में गया, तो कम अमाउंट में थोड़ा सा ही एक्यूमुलेशन हुआ, तो इतना बड़ा नहीं हो पाया ये। तो अंदर ही समंदर के नीचे ही इसे माउंटेन बन गया, इसे बोलते हैं सी माउंट्स। ठीक है। एक और चीज है यस सर। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि ये जो आइलैंड्स है ना, ये फॉर्म हो रहे हैं और ये ओशनिक प्लेट आपस में टकरा रही है। तो ये ओशनिक प्लेट्स के ऊपर क्या है? कुछ सेडिमेंट्स हैं, इसके रॉक्स भी हैं ऊपर। जैसे कि कॉन्टिनेंटल के ऊपर थे ना, ऐसे ही ओशन के ऊपर भी यहाँ पे रॉक्स होंगे। तो ये जब इस प्लेट से ऐसे टकरा रहे होंगे, तो ये भी कभी कभी क्या होता है, फोल्ड हो जाते हैं। ये भी ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, और कभी कभी ये फोल्ड बहुत बड़े हो जाते हैं। तो जैसे वोल्केनिक माउंटेन बना है ये,
और ये एक आइलैंड है क्योंकि ये ओशन के ऊपर है। और इधर ये मान लो ये प्लेट थी और ये प्लेट इसके नीचे गई है। तो यहाँ पे जो सेडिमेंट एक्यूमुलेट हो करके ये एक बन जा रहा है। तो ये इसे बोला जाता है एक्रेशनरी वेज। तो हो क्या रहा है कि ये वाले का तो नेचर कैसा है, ये तो है आपका वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक आइलैंड बना, मतलब माउंटेन्स ही हैं लेकिन समंदर के नीचे बने हैं तो फिर उसे आइलैंड कहेंगे। तो ये वाले जो आइलैंड बने ये तो वोल्केनो से बने ना। आया ना समझ में कि नीचे पिघला था फिर ऊपर आया था। ये सुनो। सर। यस सर। यस सर। है ना, तो ये तो वोल्केनिक बने। लेकिन ये वाले जो माउंटेन्स बने यानी कि आइलैंड जो फॉर्म हुए वो क्या बने, वो सेडिमेंट्स के इकट्ठे होने से बने। तो ये कौन से हैं, ये सेडिमेंट्री आइलैंड। और ये वाले जो आइलैंड्स हैं ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, ये सेडिमेंट्री आइलैंड्स हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो वोल्केनिक आइलैंड है वो ऐसे दिखाई देंगे पानी के बीच में, ऐसे कि ये आइलैंड हो गया, एक ये आइलैंड हो गया, एक ये आइलैंड, एक ये आइलैंड, अलग अलग, लेकिन एक चेन दिख रही है आइलैंड्स की। इसी के साथ साथ सेडिमेंट्री आइलैंड्स भी दिखाई देंगे ऐसे। लेकिन इनकी जो रॉक है वो अलग है, इनकी रॉक अलग है। क्यों? क्योंकि ये तो वोल्केनिक लावा से बने, और लावा के ठंडे होने पे जो रॉक्स बनती हैं उसे बोलते हैं इग्नियस रॉक। और जो सेडिमेंट्स के इकट्ठे से होने से बनती हैं जो रॉक उन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जियोलॉजिस्ट जब थे तो उन्होंने क्या किया कि आइलैंड्स डिस्कवर किए, इधर के जाकर के इस वाले आइलैंड के फीचर्स चेक किए तो इधर पता चला कि इधर तो इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट की हैं या किसी अलग तरीके की। इग्नियस रॉक्स के भी बहुत टाइप्स होते हैं। तो ये हो गया कि उन्होंने पता किया कि ये तो इग्नियस रॉक है लेकिन ये वाली जो इसके आइलैंड की जो रॉक है वो सेडिमेंट्री है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर तो आपकी इग्नियस मिल रही हैं और इधर सेडिमेंट्री। लग ऐसा रहा है कि दोनों एक साथ फॉर्म हुए हैं, तो इस वजह से हुए हैं। अब आगे समझ में कि कभी कभी क्या होगा कि वोल्केनिक आइलैंड्स बनेंगे लेकिन उसके साथ साथ ओशियनिक प्लेट जो है ना वो इतना अंदर तक जाती रहेगी कि ऊपर के जो इसके सेडिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, और एक्यूमुलेट होते होते वो एक सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए आइलैंड कहलाएंगे। इसका कोई एग्जाम्पल मालूम है आपको जहाँ पे इग्नियस रॉक से बने हुए आइलैंड और सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए आइलैंड एक साथ पाए जाते हैं? कोई बच्चा दिमाग दौड़ाओ। सर वो जो चिली में, सर ये जो चिली कंट्री है उसमें जो पर्वतमाला है वो, उसका मुझे नाम याद नहीं आया। सर ने उस दिन, फारूक सर ने बताया था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सर शायद वही है क्योंकि वहां पर ये वाले माउंटेन्स भी हैं और ये वॉल्केनो माउंटेन्स भी हैं। अच्छा, चिली कंट्री की तरफ तो यार तुम्हारे एंडीज है ना माउंटेन्स, कि आप उसमें ओशन में बोल रहे हो कि साउथ पैसिफिक में? सर यहाँ ओशियन टाइप्स में, यहाँ साउथ में। चलो कोई बात नहीं, आपका डाउट के लिए उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे कौन सा है, अभी देख लेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको बहुत बता दूं, चिली तक जाने की जरूरत नहीं है, अपने इंडिया में ही है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वोल्केनिक माउंटेन्स भी हैं उधर, आइलैंड्स भी हैं उधर, और सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए आइलैंड्स भी हैं। कैसे हैं दिखाता हूँ रुको। तो है क्या सिनेरियो, इधर आपका अफ्रीका आ गया, ये इंडिया हो गया, और ये हो गया आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो हो क्या रहा है कि जो प्लेट बाउंड्रीज हैं वो मिड ओशन के लिए जा रही थी। तो इधर क्या है, इंडियन ओशन की एक रिज, मतलब एक प्लेट की बाउंड्री है। इधर है एक और माइनर प्लेट, इधर इंडोनेशियन प्लेट बोल दो, और यहाँ पे इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती है वैसे, लेकिन इसको अभी के लिए इंडियन प्लेट मान लो। तो है तो ये एरिया समंदर के नीचे का ही। तो ये जब प्लेट आपस में एक दूसरे के साथ टकराई मूवमेंट के टाइम पे, तब यहाँ पर आपके कुछ आइलैंड्स जो हैं वो वोल्केनिक बन गए, क्योंकि ओशन ओशियनिक के टकराने से
वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। तो वॉल्केनिक आइलैंड बने। मैं माउंटेन्स और आइलैंड बोल रहा हूँ तो ऐसा कंफ्यूज मत होना। मेरा अल्टीमेट मतलब है कि आइलैंड ही है, लेकिन वो होते तो माउंटेन्स हैं जो बस ओशन प्लेट्स के ऊपर बनते हैं। तो मैं आइलैंड ही बोलूंगा इसके आगे। तो वॉल्केनिक आइलैंड्स बन गए इधर। और जब इंडियन प्लेट ऊपर टकराई इधर से यूरेशियन से, तो ये वाली माउंटेन रेंज बन गई। और कहा जाता है कि ये जो माउंटेन रेंज है ये उसी का एक्सटेंशन है। यानी कि हिमालयास जो हैं वो यहाँ से बनते चले आए टकराने से, और वो समंदर के नीचे तक जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपके फोल्ड माउंटेन्स ही तो थे हिमालयस। याद है कि नहीं आता है? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। क्या हो गया, बच्चे भाग गए यस क्या? सर। ओके। यस तो सर। हिमालयस के आपस में एक दूसरे से टकराने से, मैंने आपको बताया था, वीडियो भी दिखाया था कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराई थी, तो इधर फोल्ड माउंटेन्स बने थे हिमालयस वाले। तो फोल्ड माउंटेन्स कैसे बन रहे थे? ऊपर के जो रॉक्स हैं वो एक दूसरे से टकरा करके फोल्ड हो जाना। सिंपल। तो वही जो फोल्ड है, कहा जाता है कि ये जो फोल्ड है वो ये बनते बनते ये समंदर के नीचे तक गया। तो उसी का एक्सटेंशन माना जाता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बने थे। और दूसरा कि ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो इससे टकराने से वॉल्केनिक आइलैंड्स भी बनेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए आइलैंड भी मिलेंगे और इधर वॉल्केनिक रॉक से बने हुए भी आइलैंड मिलेंगे। तो कभी आज जाकर के गूगल मैप में देखना, आपको ऐसा ऐसा पूरा ऐसा मिलेगा शेप अंडमान एंड निकोबार का। और इधर कहीं पे एक सैडल पीक होगी एग्जांपल के लिए दिखाया है। ओके। ये हो गया आपका क्या, ओशन ओशन कन्वर्जेंस। तो ओशन कन्वर्जेंस से कौन कौन सा लैंडफॉर्म बन रहे हैं? आइलैंड्स बन रहे हैं, सी माउंट्स बन रहे हैं, और ग्योर्ड्स बन रहे हैं, और एक्रेशनरी वेज भी बन रहा है जो मैंने आपको अभी लिखवाया था, ये एक्रेशनरी वेज। इसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कभी भी नोट्स बनाना हो तो इजीली आप यहाँ से बना सकते हो। बट आप देख पा रहे हो कि लिखवाने के बजाय मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ तो कितना जल्दी जल्दी चीजें कवर हो रही यस सर। यस सर। है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट खत्म, ओशन ओशन खत्म, अब कॉन्टिनेंट ओशन पे आ जाओ। तो एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए ना कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से जब कन्वर्जेंस होता है तो उससे आप हिमालयस लिख सकते हो एग्जांपल, यूराल्स लिख सकते हो। और जब ओशन ओशनिक कन्वर्जेंस होता है तो उसमें सीधा आइलैंड्स का एग्जांपल लिखो, जैसे अंडमान एंड निकोबार का सबसे बेस्ट है मोना किया। उसका एग्जांपल भी आपको दिया था मैंने, मतलब फोटो भी दिखाई थी। इसके आगे बढ़ो कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस में। तो यहाँ पर क्या देखोगे कि ये आपका कॉन्टिनेंट हो गया, ये हो गई ओशनिक प्लेट। ये आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ेगी, बढ़ेगी तो पिघलेगी, पिघलेगी तो इधर से लावा निकलेगा। जो लावा निकलेगा मैग्मा, ये मैग्मा ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके वोल्केनो के रूप में फटेगा और वोल्केनिक माउंटेन्स बनाएगा। राइट? यस नो? इतना तो सिंपल लॉजिक सबको यस समझ में आ सर। चुका होगा अब तक, यस सर। यस सर। है ना? यस। और अगर मैं इसी को 3D में कन्वर्ट कर दूं तो माउंटेन रेंज बन जाएगी, वोल्केनिक माउंटेन रेंज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन्स। और रेंज क्या होती है? माला। यानी कि माउंटेन्स के एक के बाद एक लाइन अप हो जाना, तो उसे माउंटेन रेंज कहते हैं। तो ये वोल्केनिक माउंटेन रेंज है बनी। और इसका एग्जांपल जीता जागता सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एग्जांपल है कौन सा, कोई बताएगा? अरे वो मैं कहीं करूँ मैं। अरे जाना अरे बेटा, पढ़े नहीं कहीं कहीं छुट्टी ले ली गई। बेटा अपना माइक ऑफ करो जो भी है। ये क्या बनाया मैंने, कौन सा मैप है, किसका है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ सर अमेरिका? साउथ साउथ अफ्रीका सर। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका तो सॉरी है साउथ अमेरिका अमेरिका, अमेरिका, सॉरी सॉरी। है ना? तो साउथ अमेरिका का ये मैप है। इधर है एक प्लेट जिसे बोलते हैं नाजका, नाजका प्लेट है। और बाकी है साउथ अमेरिकन प्लेट, और साउथ क्या कहते हैं, साउथ पैसिफिक प्लेट।
साउथ पैसिफिक प्लेट। और ये कौन सी है? ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो ये है ओशियनिक प्लेट, ये वाली पूरी ये। और इधर जो है ये वाला पार्ट, ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, साउथ अमेरिका की। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जब कन्वर्ज हो रही हैं, तो इधर क्या बनेंगे? वोल्केनिक आइलैंड्स बनेंगे कि नहीं? वो वोल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस और नो? यस सर। ऐसे Yes, ये sir. बने ना? तो जो ये वोल्केनिक माउंटेन्स ये दिख रहे हैं हमें, यस, तो वही वोल्केनिक माउंटेन्स ये दिख रहे हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? एंडीज। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का, वो है एंडीज माउंटेन्स। आया समझ में? यस और नो? Yes, sir. यस। अब ये तो होगा कि जो कॉन्टिनेंट के ऊपर बन रहा है, लेकिन एक फीचर ऐसा है जो समुद्र के नीचे भी बनेगा। वो क्या बनेगा? ये ओशनिक प्लेट है, ये आके नीचे घुसी, इधर जो कॉन्टिनेंट है ये ऊपर गया। अब इसने कॉन्टिनेंट को क्या दे दिए? माउंटेन्स दे दिए। माउंटेन्स दे दिए, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर, अगर समुद्र के नीचे जाओगे तो पाओगे कि इधर गहराई है, और छोटी मोटी नहीं, बहुत गहरा। तो इस एरिया को बोला जाता है क्या? ट्रेंच। क्या बोलते हैं? ट्रेंच सर। ट्रेंच। अभी एक ही बच्चे का एग्जाम, मतलब बातें आ रही हैं, बाकी तो और किसी की नहीं। अरे भाई, सब सब चले गए यार। क्या ही हिसाब किताब है बच्चों का? इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका लेक्चर? यही है सर। सर हम लोग हैं। ओके, वेरी गुड। आप ही लर्नर हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था शुरू शुरू में क्लास में कि 5 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 2.5 लाख बचेंगे, 2.5 लाख में से 10,000 मेंस में सेलेक्ट होंगे, और 10,000 में से 3,000 इंटरव्यू देंगे। उधर से आईएएस के लिए शायद, हाँ, मतलब टोटल पोस्ट के लिए 1,000, और लास्ट में 250, 200 आईएएस बनेंगे। अब मैंने क्या बताया था आपको? ट्रेंचेस। हाँ, तो इसका एक मैं वो दिखा देता हूँ टैग। सर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डीपेस्ट मेरियाना ट्रेंच है ना सर? हाँ बेटा, ये तो आप नर्सरी से शुरू से ही पढ़ते आ रहे होगे। देखो, यस सर। ये वाली डायग्राम देखो। जो मैंने आपको अल्टीमेटली सब कुछ बताया, ये इधर समराइज होता है कि ये हो गई आपकी, ये एक ओशनिक प्लेट है, और एक ये ओशनिक प्लेट है। ओके, ये आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये ऐसे क्या बोलोगे? सर ट्रेंच। नहीं, इसे आप बोलोगे मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक सर रिज रिज की खासियत, रिज। यस, मिड ओशनिक रिज होगी जो बीच में गहराई होगी, और साइड में छोटे 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 हिल टाइप फॉर्म होगी। तो ये हो गया आपका मिड ओशनिक रिज। ये क्यों फॉर्म हो रही है? क्योंकि यहाँ की ये जो प्लेट है ये लेफ्ट जा रही है, और यहाँ की ये जो प्लेट है ये कहाँ जा रही है? राइट जा रही है। ये लेफ्ट जा रही है, ये राइट जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है क्योंकि इसके नीचे जो है एक कन्वेक्शन करंट चल रहा है। कन्वेक्शन करंट यहाँ से ऊपर राइज कर रहा है। राइज करने से ये प्लेट इस तरफ जाएगी, और ये प्लेट इस तरफ जाएगी। अल्टीमेटली इधर मिड ओशनिक रिज बना दिया। दूसरा क्या है कि इधर ही कहीं पे, अब हाँ ऐसे समझ लो कि ये वाली जो प्लेट है जो इस तरफ जा रही है, ये वाली प्लेट जो राइट जा रही है, और यहाँ पर है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये है ओशनिक प्लेट। ये इस तरफ जा रही है, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो रही है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, एक दूसरी तरफ कन्वर्ज हो रही है। तो ये क्या होगी? ये नीचे चली जाएगी प्लेट। ओशनिक प्लेट नीचे चली जाएगी, और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर रह जाएगी। तो इसकी वजह से कॉन्टिनेंट के उस तरफ डायग्राम में दिखाया नहीं गया, राइट साइड में उधर क्या बनेंगे? वॉल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे। और इधर क्या बन गया आपका? ट्रेंच बन गया। ये दिख रहा है आपको? ये Yes, ट्रेंच sir. में और, यस, ट्रेंच में मिड ओशनिक रिज में अंतर यह है कि
दोनों तरफ गहराई दिखेगी, लेकिन मिड ओशनिक रिज में दोनों गहराई के दोनों तरफ हल्के हल्के से छोटे छोटे से माउंटेन्स दिखेंगे, हिल्स टाइप। और वहीं पे ट्रेंच में कुछ माउंटेन्स नहीं दिखेंगे, एकदम सपाट सरफेस होगी। और वो सारा का सारा जितना भी सेडिमेंट है वो जमीन के बिल्कुल अर्थ के नीचे, क्रस्ट के नीचे चला जाएगा। ये वाला एक था, ये मैंने आपको बताया था सी माउंट्स है। और ये है आपका आइलैंड। आया समझ में? यस नो? यस सर। यस सर। और ट्रेंच के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको मैंने बताया था, अभी एक बच्चे ने बोला मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच कौन कौन सी प्लेट के कन्वर्जेंस से बना है, ये आपको खुद देखना चाहिए, एक बार चेक करना। एक है फिलीपाइंस प्लेट और एक है पैसिफिक प्लेट, क्या उनके कन्वर्जेंस से बना है, क्या नहीं बना, चेक करना एक बार जाकर। ओके, ओके सर। तो हमने कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में देख लिया, ओशन ओशनिक कन्वर्जेंस देख लिया, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट देख लिया, और कॉन्टिनेंट ओशन देख लिया। अब इसके बाद आ जाता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हम नेक्स्ट क्लास में कभी पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही काफी है। ओके सर, थैंक यू सर। क्यों सर? ओके बच्चों, वेलकम, गुड बाय, टेक थैंक यू केयर, सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।